आज के इस मंच पर बैठे हुए हमारे नेतागण, राजेश ठाकुर जी अध्यक्ष, कल्पना स्वर्ण जी, प्रणव झा जी, उमाशंकर अकेला जी, जोगेंद्र साहू जी, शाहजादा अनवर, अशोक चौधरी जी, रविंदर सिंह, जयशंकर पाठक, राजू रंजन, भीम कुमार, गुंजन सिंह जी, केदार पासवान, अजय सिंह और शैलेंद्र यादव, मुन्ना पासवान और उम्मीदवार जयप्रकाश पटेल जी, और इस मंच पर बैठे हुए मेरे भाइयों और यहाँ पर पधारे हुए सभी भाई बहनों को और हमारे इस हजारीबाग के सभी किसान भाइयों को, सभी को मेरा नमस्कार। और खास करके मीडिया के दोस्त यहाँ जो आए हैं उनके लिए भी मैं स्वागत करता हूँ। हजारीबाग में कांग्रेस एक अच्छी स्थिति में पहले से भी है और कार्यकर्ता लोग भी इतना ठीक ढंग से काम करते हैं। इसीलिए मैं सभी को ये कहूंगा, जोहार साथियों, जोहार साथियों। ये महान नायक बिरसा मुंडा जी, बाबा तिलक मान जी, वीर बंधु भगत, सिद्धो कानू समेत अनेक लीडर्स यहाँ के हो गए हैं और इन महान नायकों को मैं नमन करता हूँ। और इस धरती पे आने के बाद मुझे ऐसा हो रहा है कि यहाँ के लोग जद्दोजहद के साथ लड़के हमेशा अपना हकूक लिए हैं और आगे भी लेने की तैयारी उनकी है। आज चौथे दौर का मतदान चल रहा है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के समर्थन में जबरदस्त वोटिंग की खबर हो रही है। मोदी जी और बीजेपी सरकार का वापिस आना अब नामुमकिन है। हजारीबाग कांग्रेस के इतिहास में एक विशेष महत्व रखता है। इसी लोकसभा क्षेत्र के रामगढ़ जिले में 1940 में कांग्रेस का 23वां अधिवेशन मौलाना आजाद की अध्यक्षता में हुआ था। इस अधिवेशन का मुख्य प्रवेश द्वार महान नेता बिरसा मुंडा जी की याद को समर्पित किया था। यही आंदोलन यहाँ से भारत छोड़ो आंदोलन की नींव यहाँ पर रखी गई। जज्बा हजारीबाग के अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ तब दिखाया, उसी जज्बे को फिर से दिखाने और संविधान और लोकतंत्र बचाने की यहाँ पर एक बहुत बड़ा वक्त आया है। भाइयों देखो, आप थोड़ा शांति से सुनिए। थोड़ी देर में मैं अपनी बात रख के समाप्त करता हूँ। संविधान और लोकतंत्र ये खतरे में है और ये जब खतरे में है
तो यहां पर बैठे वाले सभी लोग खतरे में हैं, क्योंकि अगर वोटिंग का अधिकार आपको नहीं, नौकरियों का अधिकार आपको नहीं, और जो आपको बुनियादी हक मिले हैं, जिसको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, अगर वही नहीं है तो कोई काम के नहीं रहेंगे। जैसा कि आजादी के पहले हम गुलाम थे, आदिवासी, दलित, पिछड़े, ये सभी लोग गुलाम के जैसे थे। अगर फिर संविधान चले गया, फिर हम गुलाम बनेंगे और फिर गुलाम बन के ही रहेंगे। और जितने भी लोग ये चाहते हैं कि अपने हकूक की रक्षा करें, अपने बुनियादी हकों को हिफाजत करे, तो वो संविधान को सपोर्ट करे और कांग्रेस पार्टी को और गठबंधन को सपोर्ट करके आगे बढ़े। यही मैं चाहता हूं। आज हमारी गठबंधन बड़ी मजबूत है। यहां पर हेमंत सोरेन जी हो और बाकी और दूसरे पार्टियों के साथ भी हमारा गठबंधन है। गठबंधन हमने इसलिए किया कि मोदी को अगर हराना है, बीजेपी को अगर हराना है, तो हम सभी लोग मिलके एक होके अपने हकूक के लिए लड़के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए हम एक हो गए। अगर आप नहीं चाहते इसको बचाना, तो ये आपकी मर्जी है, लेकिन हम आखिरी खून तक, जैसा कि महात्मा गांधी जी ने इस देश को आजादी दिलाई, नेहरू जी ने यहां पर जमहूरियत का जो पाया डाला, और बाबा साहब अंबेडकर ने देश के लिए संविधान बनाया, ये सारी चीजें हमारे लिए उन्होंने की, लेकिन इसको बचाने का काम अपना है। मोदी तो हर बात को यही कहता है कि अब के बार 400 पार। अबे आएंगे कहां? अब आएंगे कहां 400 पार? तो आपको पूरे साउथ में वोट नहीं मिल रहे, या आजू बाजू के राज्यों में नहीं मिल रहा, झारखंड में नहीं मिल रहा, यूपी में भी आपके वोट कम हो रहे हैं, बिहार में कम हो रहे हैं, पंजाब में कम हो रहे हैं, राजस्थान में कम हो रहे हैं, छत्तीसगढ़ में कम हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में कम हो रहे हैं, महाराष्ट्र में कम हो रहे हैं, कर्नाटक में कम हो रहे हैं, तेलंगाना में कम हो रहे हैं, हर जगह कम हो रहे हैं। और उधर जो है तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस मिलके कर रही, वहां तो आपका नामो निशाना नहीं है। तो कहां से 400 पार? ये लोगों को गुमराह करने का है। इस बार मोदी जी, बीजेपी हार रही है, ये आप समझिए। ये हार रही है, हार के ही उसीलिए वो हमेशा असली बात छोड़ते हैं। देश के लिए उन्होंने क्या काम किया ये कहते नहीं। क्या किसी को एम्प्लॉयमेंट दिया? क्या किसी को नौकरियां मिले? क्या किसी को आपने किसानों की आमदनी बढ़ाई? आपने काला धन लाकर लोगों को देने की बात की थी, आपने दिया? दिया क्या? नहीं दिया। तो ये मोदी है।
नहीं देना यही मोदी जी की देन है। और सबको कहते हैं मैं मोदी हूं, मैं 56 इंच का छाती है। भाई तुम्हारी 56 इंच की छाती लेके हम क्या करेंगे? हमको पेट को खाना दो, हाथ को काम दो और हर नौजवान को नौकरी दो, ये हम चाहते हैं। लेकिन ये कर रहे नहीं, ये करना भी नहीं चाहते। लेकिन गठबंधन की सरकार आएगी, हम जरूर ये सारी चीजें, एक तो संविधान की हिफाजत भी करेंगे और ये जो आरक्षण को खत्म करने वाले लोग हैं, आरएसएस और बीजेपी, इनको भी हम मिटा देंगे। इसलिए आपकी मदद की जरूरत है। जब तक आप ठीक ढंग से नहीं सोचेंगे तो आपको भी तकलीफ है और आप तकलीफ और भी सहना चाहते हैं और भी गुलामी में रहना चाहते हैं। एक तो ब्रिटिश चले गया, उसके लिए तो सभी लोग लड़े, और ये दूसरा डिक्टेटर आया है, ये दूसरा हुकुमशाह हर एक को डरा रहा है। और हेमंत सोरेन को तो डराया। उसने ये कहा, भाई अगर तुम हमारा साथ देते तो आपको हम जेल नहीं भेजेंगे, अगर आप कांग्रेस के साथ, गठबंधन के साथ अगर रहेंगे तो आपको सीधा ईडी में जेल भेजेंगे। लेकिन मैं तारीफ करता हूं उस हेमंत सोरेन की। उसने कहा मैं जेल जाना पसंद करूंगा लेकिन आपके साथ कभी नहीं आऊंगा। मैं कांग्रेस के साथ, गठबंधन के साथ रहूंगा लेकिन बीजेपी के सामने कभी सर नहीं झुकाऊंगा। चाहे वो सर कट जाए लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। ये उसका सवाल, इसीलिए आखिरी में उन्होंने जेल भेजा। अरे भाई आप जेल भेजे हैं, लेकिन ये 2024 के इलेक्शन में हमारे जितने भी नेता लोग जो अनावश्यक बगैर कानून उनको जो जेल में डाला है, हम सबको छुड़ाएंगे, फिर तुम्हारे साथ लाके खड़े करेंगे, आपके साथ खड़े करेंगे। जो लोग आपके साथ लड़ते हैं उनको हिम्मत देना हमारा काम है और आपका भी है। ये किसी व्यक्ति का नहीं है और ये चुनाव बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये किसी एक व्यक्ति की चुनाव नहीं है, क्या किसी एक आदमी का चुनाव नहीं है। मैं पहले ही कहा, ये चुनाव देश के लिए बड़ा महत्व का चुनाव है और संविधान और लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। तुम्हारे बच्चों का भविष्य को ठीक करने का चुनाव है। इसको आप देखिए, चुनाव तो आते जाते हैं, म्युनिसिपैलिटी के चुनाव आते हैं, पंचायत के चुनाव आते हैं, एमएलए के चुनाव आते हैं। लेकिन भाइयों, इस बार अगर मोदी जीतेंगे, बीजेपी जीतेगी, आरएसएस सपोर्ट करके लाएगी, नेक्स्ट टाइम चुनाव इस देश में नहीं होंगे। मैं कह रहा हूं क्योंकि ये डिक्टेटर है। बीजेपी के नेता लोग डिक्टेटर्स है, हुकुमशाह है। ये नहीं चाहते गरीबों का कल्याण हो। बात बड़े करते हैं, मैंने उनको बनाया, मैं इनको बनाया। अरे बनाए, ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में बनता है, आदिवासी भी बनता है, दलित भी बनता है, पिछड़ा भी बनता है,
गरीब से गरीब भी बनता है। यही तो खूबी है डेमोक्रेसी को, यही तो खूबी है संविधान की। लेकिन तुम उसको मिटाना चाहते हो, लेकिन हम उसको मिटाने नहीं देंगे। हम संविधान को बचा के रहेंगे। बात बात को हमेशा वो क्या कहते हैं, कांग्रेस वाले मुसलमानों को वो देना चाहते हैं, वो हमेशा उनके मुंह से मटन, चिकन और मंगलसूत्र ये आता। एक प्राइम मिनिस्टर है, तो प्राइम मिनिस्टर बार बार ये कहता है, देखो कांग्रेस का मैनिफेस्टो ये मुसलमानों के लिए है, मुस्लिम लीग का है। अरे भाई, युवाओं को हिफाजत करना, पक्की नौकरी देना, क्या ये मुसलमान का मैनिफेस्टो है? महिलाओं को इज्जत देना, महिलाओं को 1 साल को 1 लाख रुपए देने का हमने वायदा किया, वो दे के रहेंगे। क्या ये भी मुसलमानों के लिए? दलितों के रिजर्वेशन हम प्रोटेक्ट करेंगे और जाति जनगणना करके लोगों की हिफाजत करेंगे। ये सब मुसलमानों के लिए है। मुसलमान हिंदू बोल बोल कर देश को तोड़ने का काम अगर किसी ने किया है, वो मोदी जी ने किया है और कर रहे हो। हर जगह जाते यही बात बोलते, धर्म के आधार पर, धर्म के नाम से देश को लूट रहे हैं। अमीर लोगों का 16 लाख करोड़ रुपए कर्ज उन्होंने माफ कर दिया, लेकिन गरीब किसानों का कुछ माफ हुआ? कुछ माफ हुआ? हाथ उठाओ, बोलो। नहीं हुआ। तो मोदी सच है झूठ है, आप ही बोलिए। मोदी ने यह कहा, भाइयों और बहनों, कांग्रेस वाले अमीर लोग स्विस बैंक में पैसा रखा है, काला धन, मैं लाऊंगा, लाकर तुम्हारे जेब में 15-15 लाख डालूंगा। डाल दिया? नहीं आया। देखो भाई, ढूंढो कहीं तो रखे क्या। उसने फिर यह कहा, 2 करोड़ नौकरियां हमारे युवाओं को दूंगा। मिला किसी को नौकरी? युवा अब सड़क पे फिर रहे, एमए करके, पीएचडी करके, आईआईटी करके, इंजीनियरिंग करके वो सड़क पे फिर रहा है। मोदी जी उनकी चिंता नहीं करते। किसानों को कहा, भाइयों, मैं आपका आमदनी दाम दुप्पट करूंगा, आपका आमदनी दुप्पट करूंगा। ये कहा क्या नहीं कहा? मालूम नहीं आपको? उसने कहा क्या नहीं कहा? मोदी जी ने ये कहा, लेकिन कहां है किसानों का दाम दुप्पट? कहां फायदा है? अरे आज फर्टिलाइजर महंगा है, खेती करने वालों के ट्रैक्टर महंगे हो गए, टायर महंगा हो गया, क्रॉप्स को जो करना है वो औषध महंगे हो गए। ये सारी चीजें महंगे करके मोदी जी बोलते किसानों का भला करूंगा। यहां तक जो दिल्ली के बॉर्डर पर किसान बैठे थे, वो लोग सत्याग्रह कर रहे थे। उस वक्त एक मिनिस्टर के बेटे ने अपने जीप के नीचे कुचल के 4 लोगों को मार डाला, फिर उसको फिर से उसके बाप को टिकट दिया। यह है मोदी जी की चाल। मोदी जी के गरीबों के बारे में कभी नहीं सोचते। वो सिर्फ जो भी अमीर है,
अदानी अंबानी जैसे लोगों को उनका सोच करते हैं। और हमको बोल रहे कि कांग्रेस वाले अदानी अंबानी घर से अब ट्रक निकल रहे और उसीलिए कांग्रेस वाले बात नहीं कर रहे। अरे भाई, ईडी तुम्हारे पास है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तुम्हारे पास है और सीबीआई तुम्हारे पास है। अगर कांग्रेस के घर को अगर जा रहा था तो तुम क्या सो रहे थे? या हेमंत सोरेन को कुछ सबूत नहीं, उनको पकड़ते हो, अदानी और अंबानी को क्यों नहीं पकड़े? ट्रक में पैसा आ रहा है, बस में पैसा आ रहा है, जीप में पैसा आ रहा है, तुम क्या कर रहे थे? हेमंत सोरेन के पैसे तुमको मिलते हैं, लेकिन अदानी अंबानी के पैसे नहीं मिलते, वो भी कांग्रेस को, और वो भी कांग्रेस को वो लोग ब्लेम करते, दोष देते हैं। तो ये जो मोदी, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मोदी जी ये रिजर्वेशन को खत्म करने वाले हैं और जितने भी गरीब लोगों का पहले से ही उनकी आंखें जल, जमीन और जायदाद पे है, वो छीन छीन कर अमीर लोगों को देने वाले ये लोग, इनके लिए हम सोच सोच कर कहाँ कमजोरी है अपनी, वो जरा मजबूती से एक होकर आप वोट दो। और खास करके ये हमारे पार्टी से जो कंटेस्ट कर रहे हैं, हाँ, हमारे जयप्रकाश पटेल भाई, अच्छा भाई लगाना फिर, अच्छा जयप्रकाश भाई पटेल ये हमारे उम्मीदवार है, इसीलिए इनको चुन के भेजो, मोदी जी घर को जाएंगे। हेमंत बाहर आएंगे, ये पार्लियामेंट के अंदर जाएंगे, मोदी ये देश के बाहर जाएगा, उन लोगों को ढूंढते, वो चौकसी कहाँ है, वो कहाँ है, ये कहाँ है, इन लोगों को देखते हुए वो जाएंगे। इसीलिए मैं आप तमाम भाइयों से ये कहना चाहता हूं कि ये जो आज ईडी, सीबीआई, आईटी का जो इन्होंने गैर फायदा उठाकर लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं, और इनको हम रोकना है। ये रोकने के लिए हम सभी लोग एक होना। यहाँ कोयले के खान बहुत है, बीजेपी का तो कोयला घोटाला आपको मालूम है, वो जहां भी घोटाला करते हैं वो मानते नहीं। जब कांग्रेस उनके घोटाले को निकालती है तब वो कहते हैं ये तो होते रहता है। तो इसलिए भाइयों, एक 3-4 बातें मैं करूंगा। जो एक तो 5 हमारे न्याय है, मैंने जब भी गिना कि युवा न्याय, नारी न्याय, श्रम न्याय और अपने एक जनगणति, ये इसका न्याय हमने दे रहे हैं, लेकिन इसके साथ 25 गारंटी दे रहे हैं। 25 गारंटी वो हम महिलाओं से लेकर युवाओं तक और कहीं देश के किसानों तक हमारा पहुंच है। ये जरूर करके हम दिखाएंगे। हम कैसा भी वक्त आने दो, एक होकर ये चीजें हम करेंगे। पैसा तो इन्होंने बहुत बनाया, टीके वाली कंपनियों से पैसा लिया,
गुजरात में पुल गिर गया, वो कॉन्ट्रैक्टर से पैसा लिया। उत्तराखंड में सुरंग बनाने में पैसा लिया। हर किसी से मोदी जी से चंदा, जो चंदा देता है मोदी जी ने उसको धंधा दिया, कॉन्ट्रैक्ट दिया, और इतना पैसा लिया इलेक्शन में उनके पास। उनकी कंपनी घाटे में है तो भी लाओ 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 लेकर भर दिए। आज बीजेपी पार्टी इतनी अमीर बन गई है, दुनिया की सबसे बड़े अमीर पार्टी ये जो हमारी बीजेपी वाले हैं। कहां से आए पैसे? एक बार तो थैला डाल के तुम चंदा पूछते थे, अब कहां से इतने पैसे तुम्हारे पास आए? क्योंकि लोगों को डरा डरा के 800 लीडर्स को तुमने धमकी दे के पैसे वसूल किया, उनको पार्टी में लिया। और दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूं, जो उनके पार्टी में जाते हैं वो स्वच्छ बनते हैं। यह शाह मोदी जी कांग्रेस के पास, अगर झारखंड के हमारे हेमंत जी के साथ है, या टीएमसी के साथ है, या आपके साथ है, या किसी भी पार्टी के साथ है, शिवसेना के साथ थे पहले, उन लोगों को पकड़ते पकड़ते उनको डराते उन्होंने अपने पार्टी में लिया। किसी को चीफ मिनिस्टर बनाना, किसी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया, किसको मंत्री बनाया। अरे भाई, जब तक हमारे पास थे उनको तुमने कहा ये करप्ट है, करप्शन मैं कभी टॉलरेट नहीं करूंगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ हूं बोले। अब कहां है आप? वही भ्रष्टाचारी इनके मंडी पे, इनके बगल में बैठे हैं। आपको मालूम है ना, ये मंडी पे बैठे, और वो लोग अब स्वच्छ हो गए, क्योंकि शाह के पास एक बहुत बड़ी मशीन है। लॉन्ड्री में एक बहुत बड़ी वॉशिंग मशीन उन्होंने खरीदा है। कपड़े डाले तो धोके हैं, ठीक है, लेकिन इनके पास ऐसा मशीन है, आदमी, कलंकित आदमी भी अगर उसको अंदर डाले वो क्लीन होके बाहर आ जाता। यह शाह की और मोदी जी की जो कहना है कि वो क्लीन हो गया क्योंकि वो बीजेपी में आया। तो इसलिए ऐसे लोगों को आप दूर रखिए और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को आप चुनिए। और हर जगह जो गठबंधन के हैं, हमारे झारखंड के और कांग्रेस के, सीपीआई के और दूसरे पार्टी हमारे आरजेडी के, इनको जिता के लाओ और आप देखो इस देश में एक नया उत्साह, नया ऊर्जा आएगा और हम लोग एक संविधान को और लोकतंत्र को बचाएंगे। बचाएंगे या नहीं? बचाएंगे। आप शपथ लो, घर घर जाओ, लोगों से मिलो और हमारे जितने भी गारंटीज है वो बताओ, तभी कुछ होता। घर में बैठे तो कुछ नहीं होता, घर घर आपको जाना पड़ेगा। मैं इतना कहते हुए अपना विराम लेता हूं, लेकिन आखिरी में 2 स्लोगन मैं देता हूं। आप कृपया करके अपनी आवाज मेरे साथ देना चाहिए। मैं कहूंगा मोदी हटाओ, आप कहेंगे देश बचाओ। मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। जय हिंद। अरे जय हिंद तो देश का नारा है, ऐसा जोर से जय हिंद, जय हिंद। आप सभी को धन्यवाद। शांति से सुने
और एक बार मैं अपील करूंगा, ये हमारे पटेल साहब को, आप बरे भाई पटेल को, जय प्रकाश